नमस्कार। आज हमारा जो विषय है वो बुद्धकालीन गणराज्य रहेगा। देखिए, मैं ये गणराज्य जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये 3 वीडियो में पढ़ाऊँगा। ये पहला वीडियो है, इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा जिसमें संपूर्ण गणराज्यों के बारे में बात करके जो है उसको समाप्त किया जाएगा। तीसरे वीडियो में गणराज्य का शासन प्रशासन कैसे चलता था उसके बारे में बात करेंगे और गणराज्य की समाप्ति कैसे हो गई इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बुद्धकालीन गणराज्य के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं कि बुद्ध के पूर्व गणराज्यों का अस्तित्व नहीं था। बुद्ध के पूर्व गणराज्य थे, क्योंकि अगर नहीं होता तो शुद्धोधन जो कि बुद्ध के पिता थे वो किसी गढ़ के मुखिया ना होते और ये राजकुमार ना होते, क्योंकि भाई ये राजकुमार थे, राज परिवार से संबंधित थे। तो बुद्धकालीन गणराज्य कहने का मतलब यही है कि बुद्ध के समय से भगवान बुद्ध पर जो भी किताबें लिखी गई, जो भी पुस्तक लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए, तो उससे कुछ जानकारी हमें गणराज्यों के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलने लगती है। इसलिए ये कहा जाता है कि हाँ, बुद्धकालीन गणराज्य की स्थिति क्या थी। तो मुख्यतः हमको 10 गणराज्य के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें से पहला कपिलवस्तु के शाक्य, जिसके स्वयं भगवान बुद्ध जो है राजकुमार थे, वहीं से वो बिलोंग करते थे। देखिए, ये जो वीडियो है इसका जो विषय है वो बुद्धकालीन गणराज्य क्या थे, कैसे थे और उनकी स्थिति आज वर्तमान के शहरों या ज़िलों में किस प्रकार से थी, इसके बारे में बात करेंगे। हम उन पे कहानियों पे नहीं जाने वाले हैं। क्या इम्पोर्टेंस था, उनकी राजधानी क्या थी, किस क्षेत्र को, जो कि आज वर्तमान में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को किस तरह से मिलाया जाए कि हाँ वो पुराने गणराज्य बन जाए, बस उतनी ही बात करनी है इसमें। अच्छा, तो कपिलवस्तु के शाक्य। अब बात करें पहले कपिलवस्तु के शाक्यों के बारे में, जहाँ से भगवान बुद्ध स्वयं बिलोंग करते थे, वहीं से आते थे ये। तो ये जो कपिलवस्तु के शाक्यों का जो गणराज्य था ये नेपाल की तराई में स्थित था। हालांकि इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार में नहीं लगता था, उत्तर प्रदेश में आता था, थोड़ा सा नेपाल में, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में। इसकी जो राजधानी थी ये कपिलवस्तु थी। अब कपिलवस्तु की जो पहचान वर्तमान में की जाती है वो 2 जगह पे की जाती है। एक तो नेपाल के तिलौरा कोट से और उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से। बस्ती जनपद में एक पिपरावा नामक गांव है, यह गांव है स्थान, तो उससे जो है इसकी पहचान की जाती है कि ये जो कपिलवस्तु थी, जो इस गणराज्य की जो राजधानी थी, ये पिपरावा जो कि बस्ती जिले में है यहाँ पे थी, या फिर नेपाल की तराई में स्थित तिलौरा कोट था। क्या आप तस्वीर देख सकते हैं, ये नेपाल में स्थित है। और अगर मैप में देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं इधर शाक्य और लुम्बिनी। ये देखो, यहाँ पे मैंने जो गोला किया है, जो मैंने सर्कल बनाया है, इसमें देखिए शाक्य और लुम्बिनी, ये क्षेत्र आपको जो पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है नेपाल में है, इसका जो कपिलवस्तु है। हालांकि उसका क्षेत्र दक्षिण में राप्ती नदी, पूर्व में रोहिणी नदी, तो राप्ती नदी आपको सिद्धार्थनगर में बहती हुई दिखाई पड़ जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में भी इसका विस्तार था गणराज्य का, किसके, शाक्यों के गणराज्य का। अब शाक्य गणराज्य का जो है विस्तार देख लेते हैं। विस्तार क्या था कि उत्तर में हिमालय, पूर्व में रोहिणी नदी और दक्षिण पश्चिम में राप्ती नदी से ये घिरा हुआ था, ये जो गणराज्य था। तो हिमालय हो गया उत्तर में, ठीक है। फिर इसके बाद आपका रोहिणी नदी हो गया पूर्व में, ठीक है, इधर बह रहा है। फिर दक्षिण पश्चिम में आपकी राप्ती नदी ऐसे करके बह रही है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये शाक्यों का गणराज्य बनता है। अच्छा, अब जो है बात करें हम कि ये जो कपिलवस्तु गणराज्य है या कपिलवस्तु के शाक्यों
का जो ये राज्य है, जो गढ़ राज्य है, इसके अन्य नगर भी थे कि नहीं नगर थे? भाई केवल एक ही नगर थोड़ी ना होगा कपिलवस्तु, और भी नगर रहे होंगे। तो देखिए, चातुमा सामगाम, खोमदुस, शिलावती, नगरक, देवदह, शक्कर आदि, ये सभी जो है कपिलवस्तु गणराज्य के प्रमुख नगर थे। जैसे आज अगर हम देखें तो हमारे भारत देश की जो राजधानी है दिल्ली है, तो ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली ही हमारी राजधानी है। राजधानी तो है ही है दिल्ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वही एक नगर है। हमारे पास और भी नगर हैं। हमारे पास बम्बई है, हमारे पास जयपुर है, हमारे पास लखनऊ है, पटना है, ये भी सब बड़े बड़े नगर हैं। तो उसी प्रकार से कपिलवस्तु गणराज्य के अंदर भी कई प्रमुख नगर थे, जिसमें कि हम देखें तो देवदह को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि देवदह की कन्या थी माया देवी, और माया देवी कौन थी? बुद्ध की माँ थी। ठीक, अब देखते हैं कि ये जनसंख्या यहाँ पे कितना था। तो देखिए, पता चलता है बौद्ध साहित्यों से कि 80,000 परिवार साक्य गणराज्य में रहते थे। 80,000 परिवार रहते थे, 80,000 लोग नहीं। तो 80,000 परिवार को आप काउंट कर लीजिए, 5 लोग से जो है गुणा करके देख लीजिए उसको। ठीक है, कम से कम 5 लोग तो रहे होंगे एक परिवार में, तो अच्छी खासी जनसंख्या थी। शाक्यों में एक बहुत बड़ी खामी थी कि ये जातीय दंभिता इनके अंदर थी, क्योंकि बुद्ध के कारण इनका जो है अस्तित्व, मतलब कि एक महत्व बढ़ गया था, इनके अस्तित्व का महत्व बढ़ गया था बुद्ध के कारण। तो ये अपने जाति के अलावा कहीं अन्य जातियों में शादी नहीं करते थे, अपने ही गढ़ में ही वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। हालांकि बाद में यही एक कारण था इनके विनाश का, वो मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। विदुढब नामक एक राजा हुआ, कौशल नरेश का राजा था, जिसने बाद में शाक्यों का नाश किया था। तो शाक्य जातीय श्रेष्ठता के कारण अपने जाति के अलावा कहीं और वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करते थे। बुद्ध काल में शाक्य गणराज्य की महत्ता बढ़ी थी, परंतु राजनीतिक महत्ता नहीं थी। इनकी शक्ति इनकी बड़ी कमजोर थी। ये किसी राज्य पर या तो ये तो आक्रमण नहीं कर सकते थे, दूसरा ये किसी को संरक्षण भी नहीं दे सकते थे। इनकी स्थिति इस तरह की थी, राजनीतिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं थी। अगर राजनीतिक स्थिति अच्छी होती तो कौशल नरेश के ये अधीन क्यों होते? जो कौशल नरेश प्रसेनजीत थे, उनके ये अधीन था ये राज्य, शाक्यों का गणराज्य। तो महत्ता तो बढ़ी थी धार्मिक स्थिति के हिसाब से, सामाजिक स्थिति के लिए, क्योंकि बुद्ध ने एक आंदोलन चला रखा था। तो बुद्ध काल में शाक्य गणराज्य का महत्व केवल बुद्ध के कारण बढ़ा था, न कि इनके गणराज्य के कारण। अब गणराज्य का नाश किसने किया? गणराज्य का नाश विदुढब ने किया, जो कि कौशल नरेश थे, प्रसेनजीत का पुत्र, और शाक्यों द्वारा विश्वासघात किया गया था। इसमें किसके साथ विश्वासघात किया गया था? प्रसेनजीत के साथ विश्वासघात किया गया था। प्रसेनजीत ने मांग की थी शाक्य कुल की कन्या से विवाह करने का, परंतु शाक्यों ने अंदर ही अंदर एक, क्या कह सकते हैं उनको, षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र ये रचा कि एक दासी की पुत्री वासभक्तिया नामक दासी को जो है इनको सौंप दिया प्रसेनजीत को कि हाँ भाई, ये हमारी राजकुमारी है, हमारे कुल की कन्या है, आप इससे शादी कर लीजिए। और शादी करे, और फिर इसका विदुढब पैदा हुआ। विदुढब ने जब सारी बातें जानी तो इसने फिर इसके बाद इनको नाश कर दिया इनका। अब आगे चलते हैं। मैं किसी दूसरे वीडियो में बहुत बढ़िया बड़े विस्तार से इसको मैं बताऊंगा, विदुढब की कहानी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आते हैं दूसरे गणराज्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सुमसुमार पर्वत के भग्ग, सुमसुमार पर्वत के भग्ग। सुमसुमार पर्वत कहाँ है? इसका जो पहचान है वो किससे किया गया है? तो देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद से इसका पहचान किया गया है। वहाँ पे चुनार पर्वत है, चुनार।
चुनार क्षेत्र है, तो वहीं से इसका तदात्म्य स्थापित किया गया है सुमसुमार पर्वत का। सुमसुमार पर्वत मतलब चुनार पर्वत। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एरिया है इसका, ठीक है। और ये जो है ये चुनार है, ये चुनार, ठीक है। ये आपका इलाहाबाद, ये आपका मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर कई मायनों से महत्वपूर्ण भी है। एक तो आपका जो है समय का पूरा मामला यहाँ से चलता है, यहीं से वो रेखा गई है, मानक रेखा, समय की मानक रेखा। दूसरा जो चीज़ है कि चुनार का पर्वत यहीं से जो है चुनार के पत्थर उत्थर जो है आए, और उससे जो है स्तंभ बना अशोक का, ठीक है। चुनार का किला भी यहाँ पे है। और एक प्रागैतिहासिक दृष्टि से देखें तो मिर्ज़ापुर बहुत इम्पोर्टेंट है। किस लिए? भित्ति चित्रों के लिए, प्रागैतिहासिक काल में। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के भीमबेटका में भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं गुफाओं से, उसी प्रकार से मिर्ज़ापुर से भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। मतलब कि ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है ये मिर्ज़ापुर। अब देखते हैं कि इनका किसी से संबंध था कि नहीं संबंध था। तो देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में इनका जो संबंध है वो भर्ग वंश से बताया गया है। ऐसा इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि संभवतः जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें जो भर्ग वंश का जो उल्लेख मिलता है, उसी से इनका संबंध रहा होगा। भर्ग मतलब कि अपभ्रंश के रूप में बदल गया होगा नाम। अब ये किसी की अधीनता स्वीकार करते थे कि नहीं करते थे, ये भी बात जानने योग्य है। देखिए वत्सराज जो कि एक महाजनपद था, जो कि एक राजतंत्र था, उसकी ये अधीनता स्वीकार करते थे। वत्सराज उदयन का नाम आपने सुना होगा। जब मैं महाजनपद के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं वत्सराज के बारे में बताऊंगा। अभी हमारी बात गणराज्यों के बारे में हो रही है। तो वत्सराज के बारे में बता दें थोड़ा सा कि वत्सराज उदयन का पुत्र जो है बोधि, वो इसी सुमसुमार पर्वत पर निवास करता था, यहीं पर रहता था। यही शासन प्रशासन कुछ देखता ताकता रहा होगा, कुछ दिया होगा उसने प्रशासन शासन चलाने के लिए वहाँ पर। अब इन सुमसुमार पर्वत के भाग्य गणराज्य के लोगों का जो प्रशासनिक क्षेत्र था वो कितना दूर तक था, ये भी देख लें। तो देखिए यमुना नदी, सोन नदी और विंध्य पर्वत, ये इसकी सीमा रेखाएं बनाती थी। और इसी भूभाग पर ये अपना राज्य चलाते थे, गणराज्य जो है चलाते थे। ये दोनों तो फिर से दोबारा लिख गया है, इसकी तो कोई बात नहीं। अब हम सब लोग जो है आगे चलते हैं। अल्लकप के बुली, तीसरा जो गणराज्य है अल्लकप के बुली। ये जो गणराज्य था ये बिहार राज्य में स्थित था, ठीक है, बिहार राज्य में स्थित था। अब बिहार राज्य में स्थित था तो एग्जैक्ट कहाँ स्थित था? एग्जैक्ट जो है ये शाहाबाद, आरा, मुजफ्फरपुर, ये 3 क्षेत्रों को मिलाकर इनका जो है क्षेत्र बनता था, इस गणराज्य का क्षेत्र बनता था। और बताया जाता है बुलियों का जो संबंध है ये वेट द्वीप या बेतिया से संबंधित था। अच्छा, ये बेतिया है कहाँ? बेतिया देखिए ये पश्चिम चंपारण, देखिए यहाँ मैंने फ़ोटो लगा रखा है, ये देखिए फ़ोटो में, ये पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में है। और ये आपको पश्चिम चंपारण ये इस एरिया में मिलेगा, और मुजफ्फरपुर इस एरिया में मिलेगा। तो एक प्रकार से देखें तो यही एरिया है इनका, अल्लकप के बुलियों का। ये जो है बुली लोग ये बौद्ध धर्म को मानते थे और बुद्ध को मतलब कि बहुत महत्व देते थे। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, जब वो महापरिनिर्वाण प्राप्त किए, जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनके जो अवशेष प्राप्त हुए थे तो इन लोगों को भी प्राप्त हुआ था, बुलियों को भी प्राप्त हुआ था। अब इनको जब प्राप्त हुआ तो इन्होंने क्या किया था? स्तूप का निर्माण किया था। स्तूप एक थूहा टाइप का होता है, कटोरा टाइप का, उल्टा कटोरा, और इसको जो है समाधि स्थल मान लीजिए एक प्रकार से।
किसी अन्य वीडियो में मैं स्तूप के बारे में भी जानकारी आपको दूंगा कि कौन कौन से उसके अंग होते हैं, कैसे जो है वहाँ पे अस्थियाँ रखी जाती हैं, कितने स्तूप कहाँ पर कैसे बनाया गया, किसने नष्ट किया, ये सारी जानकारी दी जाएगी किसी अन्य वीडियो में। अच्छा, अब जो है हम बात कर लें कि मुजफ्फरपुर में कुछ इम्पोर्टेंस है कि मतलब कुछ अच्छा उत्पाद करता है कि नहीं करता। तो ये देखिए, लीची का उत्पादन बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। विश्व प्रसिद्ध लीची वहाँ पे उगाई जाती है और निर्यात किया जाता है। पूरे विश्व भर में जो है मुजफ्फरपुर से लीची जो है वो निर्यात की जाती है। वहाँ पे तो लीची के अनुसंधान केंद्र ही है लीची, और फार्मिंग बहुत तगड़ी होती है वहाँ पे। तो अब आगे चलते हैं। अब जो है हमारे सामने जो चौथा गणराज है, केशपुत्र के कलाम। केशपुत्र के कलाम। अब इस गणराज की स्थिति क्या है भाई? देखिए, ये कौशल जो है, कौशल महाजनपद जो कि राजतंत्र था, गणराज नहीं था, राजतंत्र था। यहाँ पे राजा जो है शासन प्रशासन चलाता था। तो उसके पश्चिम में, उसके जस्ट पश्चिम में ये स्थित था। आज का जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, उसके सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से पालिया नामक स्थान तक ये क्षेत्र फैला हुआ था। अब ये आप देखिए मैप में, तो आपको ये जो लाल दिखाई पड़ रहा है, जो लाल क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, यही सुल्तानपुर है। हालांकि सुल्तानपुर को थोड़ा सा अब छोटा कर दिया गया है, अमेठी जिला एक बना दिया गया है यहाँ पे। अमेठी जो राहुल गांधी का कभी संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, अब तो स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र हुआ करता है। और सुल्तानपुर से अक्सर जो है ये आपके राहुल गांधी, मेनका गांधी, ये सब लोग लड़ा करते हैं। तो राजनीतिक रूप से, आज के वर्तमान के राजनीतिक रूप से तो इनका सबका जो है यहाँ पे कार्य चल रहा है। हालांकि हमें बुद्धकालीन समय से देखना है, तो यहाँ पे महत्व क्या है बुद्धकालीन समय का? तो यहाँ पे अलार कलाम निवास करते थे। तो अलार कलाम कौन है? अलार कलाम वही हैं जो बुद्ध को पहला उपदेश देते हैं। जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो गुरु की खोज में थे, तो यही पहले उनके गुरु थे। इन्हीं से प्रथम उपदेश इन्होंने प्राप्त किया था। तो कपिलवस्तु से निकल के ये सुल्तानपुर आए थे। सुल्तानपुर जब आए तो इन्होंने अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद ये फिर रुके नहीं, इनको जो है संतुष्ट ये नहीं कर पाए। अच्छा, अब इनका किसी से संबंध भी है अलार कलामों का? तो वैदिक साहित्य यानी कि बौद्ध साहित्यों से भी पहले का जो साहित्य है, वेदों में अलार कलामों का उल्लेख हो रखा है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध साहित्य में ही अलार कलाम का उल्लेख है, वैदिक साहित्यों में भी अलार कलाम का उल्लेख है। तो वैदिक साहित्य के अनुसार अलार कलाम जो है, यानी कि केशपुत्र के कलामों का जो है वो पांचाल के केसियों के साथ संबंध था, ऐसा जो है वैदिक साहित्य बताता है। तो पांचाल का भी उल्लेख मिल रहा है हमें, अलार कलाम या कलाम के बारे में भी जानकारी मिल रही है। केशपुत्र के कलाम की राजनीतिक स्थिति क्या थी? तो राजनीतिक स्थिति यही थी कि ये कौशल नरेश के अधीन थे, उनकी अधीनता ये स्वीकार करते थे। आप देख रहे हैं कि कपिलवस्तु के शाक्य हो गए। अब तक जितना भी मैंने पढ़ा या पढ़ाया आपको, उसमें देखा आपने कि कपिलवस्तु के शाक्य भी जो है अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, और एक केशपुत्र के कलाम भी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं कौशल नरेश का। और सुकुमार के भग्य जो है वो वत्सराज का अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। वत्सराज कौन? जो उनका जो क्षेत्र था वत्सराज का, वो कौशाम्बी, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर का क्षेत्र मिलाकर था। जो वत्स महाजनपद था वो उसी क्षेत्र में फैला हुआ था। अब जो है आज के समय में सुल्तानपुर का कोई कुछ प्रसिद्ध चीज़ भी है कि नहीं है? तो देखिए, राजनीतिक स्थिति मैंने बता दिया वर्तमान में क्या, मतलब कि वहाँ पे कौन संसदीय लड़ता है, कितना जो है। लेकिन कुछ सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से वहाँ मनाई जाती है। बहुत सारे लोग मिलकर
बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ, बड़े से बड़े आयोजन, मतलब बहुत धूमधाम से जो है सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है वहाँ पर। और हिंदू मुसलमान सब मिलके मनाते हैं। वो हिंदू मुसलमान एकता कितनी रहती है तो भगवान ही जाने। जब किसी का विश्वास ही नहीं है माँ दुर्गा के ऊपर, तो उस उत्सव में तुम्हारा काम क्या है? हम जानते हैं कि हमारी बहन बेटियां, हिंदू की बहन बेटियां जाती हैं माँ दुर्गा के दरबार में, दर्शन करती हैं। और इसमें जो है लौंडे लफाड़ी जो मुस्लिम कम्युनिटी के आते हैं वो इसी फिराक में रहते हैं। दुर्गा पूजा में अक्सर आप देखेंगे मुस्लिम लड़कों को देखेंगे आप, वो घुस जाते हैं इसमें। हालांकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूँ यहाँ पर। तो जब आपका किसी चीज़ में विश्वास नहीं है तो आप उस उत्सव में शामिल क्यों हो रखे हैं आप? चलिए, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, परंतु ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं पांचवें गणराज के बारे में। तो पांचवें गणराज के बारे में हम थोड़ी बात कर लें। राम गाम के कोलिये या राम ग्राम के कोलिये, ठीक है। ये जो है शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। पूर्व में कौन सी नदी शाक्य गणराज्य के बहती थी? रोहिणी नदी बहती थी। अब इधर शाक्य हो गए और इधर कौन हो गए? आपके रामग्राम के कोलिये हो गए। अब ये जो रामग्राम के कोलिये लोग हैं ये आपके गोरखपुर साइड में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित तथा दक्षिण में सरयू नदी तट तक विस्तृत था। अब यहाँ पे आपका रोहिणी नदी बहेगा, इधर शाक्य राज्य हो गया और इधर आपका सरयू नदी बह रहा है, ठीक है। तो ये बीच का जो क्षेत्र है यही रामग्राम के कोलियों का क्षेत्र था। और ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ है रोहिणी नदी बहती थी किसके पथ? शाक्य गणराज्य और रामग्राम के कोलियों के मध्य। तो रोहिणी नदी के जल के लिए बहुत ही दिक्कत हुआ करती थी इन दोनों गणराज्यों में, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, लड़ाई हो जाती थी अक्सर। और क्यों लड़ाई हो जाती थी? सिंचाई के लिए। भाई उनकी आर्थिक स्थिति खेती पर ही थी, मतलब कृषि कार्य पर संबंधित था। और नदी के पानी से ही नहर खुदवा कर या किसी तरीके से उस नदी का पानी उपयोग किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। पानी की कमी हो जाती थी, तो ऐसे में दोनों राज्यों में होता था झगड़ा। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है? बौद्ध साहित्यों में पता चलती है। अगर बौद्ध साहित्य न लिखे गए होते तो ये भी हमको जानकारी न मिलती। अब जल विवाद होता था, इसकी जानकारी हमें बुद्ध साहित्य में मिला, क्योंकि बुद्ध ने एक ऐसे ही मैटर पर हस्तक्षेप किया था और एक निपटारा करवाया था कि हाँ भाई चलो झगड़ा लड़ाई मत करो, एक दूसरे का जो है मदद करो, पानी जो है सबको ज़रूरी है, ठीक है। तो बुद्ध के हस्तक्षेप से निपटारा हुआ था यहाँ पर। राम गांव के जो कोलिये हैं उनकी एक खासियत थी, ये पुलिस शक्ति इनकी बहुत अच्छी थी। पुलिस शक्ति बहुत अच्छी थी। सैनिक शक्ति अच्छी हो चाहे ना हो तो बात अलग है, पुलिस शक्ति अच्छी थी। चोर उचक्के डाकू वकू मामला जो भी था ये बड़े अच्छे से हैंडल करते थे ये सब लोग। अच्छा, कोलियों की राजधानी जो है वो रामग्राम से पहचान की गई है, ठीक है। रामग्राम से पहचान की गई है। तो आधुनिक गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसी के रामगढ़ ताल को रामग्राम माना जाता है। रामगढ़ ताल जो है, अब देखिए सैटेलाइट इमेज देखिए अगर, तो इतना बड़ा ताल है, बहुत बड़ा ताल है, ठीक है। और घूमने लायक है ये एरिया। ये देखिए फ़ोटो में देखिए, बहुत सुंदर जगह है, जाने लायक है यहाँ पर। और वाटर पार्क बहुत अच्छे बने हुए हैं यहाँ पर।
तो इसको जो है पहला वेटलैंड भी घोषित किया गया है। अगर आज देखें, आज के हिसाब से देखें तो ये इसको वेटलैंड भी घोषित किया गया है। ये दैनिक जागरण का एक आर्टिकल है। प्रदेश का पहला वेटलैंड घोषित हुआ रामगढ़ ताल। ठीक है, तो रामगढ़ या रामग्राम का अगर पहचान बतानी हो तो आप बताइए रामगढ़ ताल। और उसकी आज के समय में जो महत्ता है या महत्व क्या रखता है वो, तो एक ये वेटलैंड है। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया रामग्राम के कॉलोनियों के बारे में बात हो गई। अब मैं आगे 2 वीडियो और लेकर आऊँगा, जिसमें जो 5 और जो गणराज्य बचे हैं वो मैं बताऊंगा उसमें, और तीसरे वीडियो में गणराज्यों के शासन प्रशासन और गणराज्य क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, बुद्धकालीन गणराज्य कैसे थे उसके बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए मुझे विदा दें, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।